स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लक्ष्मी। लारजी हादसे के बारे में जिला मंडी के एसपी आरएस नेगी ने बताया कि व्यास नदी में बहे 24 छात्रों में से मंगलवार सुबह छठा शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान मोहम्मद शबीर हुसैन शेख के रूप में की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में लाया गया। आपको बता दें कि बाकी शवों की तलाश अभी भी जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक ने ये भी साफ किया है कि इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। पंडो डैम से एक लड़के का डेड बॉडी बरामद हुआ है। मोहम्मद शबीर हुसैन शेख के नाम से आइडेंटिफाई हुआ है। इसके माँ बाप दोनों थे जिन्होंने इसकी पहचान की है और उसके बाद इसको जोनल हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहाँ से ये इनके वारसान को सौंप दिया जाएगा। सर, बाकी तलाश जारी है, लेकिन अभी तक आज एक ही डेड बॉडी मिली है हमें। कुल मिला के कितनी है? अब टोटल 6 रिकवरी हो चुकी है। जहाँ तक पानी छोड़ने की बात है, वार्निंग दिया या नहीं दिया, सही छोड़ा गलत छोड़ा, इसके बारे में हमने केस पहले ही रजिस्टर कर रखा और थाने में 336, 304 ए आईपीसी में पहले मुकदमा दर्ज किया है लापरवाही कार्य करने से, जिससे 25 लोगों की जानें गई है। इस सिलसिले में हमने केस रजिस्टर कर रखा है। दौरान तफ्तीश जो भी इसमें कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सिटी चैनल के लिए मंडी से कंवलजीत सिंह की रिपोर्ट। नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने लारजी डैम की सुरक्षा प्रबंधों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि डैम से दुर्घटना स्थल की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। यदि सायरन बजा भी होगा तो 6 किलोमीटर तक सुनाई नहीं दे सकता, जिसके चलते दूर दूर तक अलार्मिंग व्हीकल की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि लोग सावधान रह सके। हमारा कहना ये है कि वहाँ पे जो सुरक्षा मापदंड है, जो सुरक्षा मानक है, उनका वहाँ पर पूरी तरह से पालन नहीं हुआ इस पानी को छोड़ने के संदर्भ में। जैसा कि वहाँ पे ये सुनने में आ रहा है भी कोई कहता है हुटर चला, कोई बोलता है हुटर नहीं चला। हम बोलते हैं अगर चला भी होगा हुटर, लेकिन जिस स्थान पे ये हादसा हुआ है वो स्थान और डैम के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। 1.5-2 किलोमीटर के गैप के में आप क्या समझते हैं कि हुटर की आवाज वहाँ पहुँच सकती है? इसलिए हम ये नाकाफी मानते हैं। हुटर का चलाना जो है वो नाकाफी मानते हैं, अगर वो हुटर चलाते भी हों तो। मेरा कहना पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे ये है, इस तरह का वो स्ट्रेच जो है पावर हाउस से लेके डैम तक का जो नेशनल हाईवे का स्ट्रेच है वो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 किलोमीटर का है। तो क्यों नहीं वो एक ऐसे वाहन का इंतजाम वहां पे करते, अलार्मिंग वाहन, अलार्मिंग व्हीकल जिसको हम बोल सकते हैं। अगर एक अलार्मिंग व्हीकल को पानी छोड़ने के आधा घंटा पहले उस स्ट्रेच में 2 बार चला दिया जाए और कोई एक व्यक्ति विभाग का वहां पे अनाउंसमेंट इस तरह से करे कि इतने बजे जो है वो पानी छोड़ा जा रहा है, तो जो लोग भी पानी के नदी के नजदीक हैं, किसी भी काम से गए हैं, वो अलग बात है। जो भी पानी के संपर्क में है, नदी के संपर्क में है, वो लोग जो है वो उससे सब अवेयर हो जाएंगे। हमीरपुर पुलिस स्टेशन में एक महिला ने अपने साथ हुए गैंग रेप का मामला दर्ज करवाया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में सुनील कुमार नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं गोल्डी नाम का दूसरा आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस टीम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश में है। हमीरपुर में एक महिला के साथ हुए गैंग रेप के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने इस मामले में सुनील कुमार नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं गोल्डी नाम का दूसरा आरोपी फिलहाल फरार है। गौरतलब है कि पीड़ित महिला ने पुलिस स्टेशन में 10 जून को मामला दर्ज करवाया था कि इन दोनों आरोपियों ने 27 मई 2014 को उसके साथ दुराचार किया है। महिला का कहना है कि ये दोनों आरोपी उसे गाड़ी में बिठाकर जंगल की ओर ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ दुराचार किया। महिला ने ये भी आरोप लगाया है कि ये आरोपी उससे पैसों की मांग कर रहे थे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। पुलिस ने एक आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार कर सीजीएम कोर्ट में पेश किया है, जहां पर उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।
पुलिस गहनता से इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की छानबीन कर रही है और ये भी दावा कर रही है कि जल्द ही पुलिस दूसरे आरोपी को भी धर लेगी। हमीरपुर के एएसपी शमशेर सिंह ने इस घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि गैंगरेप का मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। महिला पुलिस स्टेशन हमीरपुर में आई और उन्होंने रिपोर्ट किया कि दिनांक 27/5/2014 को दो व्यक्ति उन्हें कार में बिठाकर अमरो जंगल की ओर ले गए और उनमें से एक उतरा और उन्होंने बारी बारी जंगल में उनके साथ जो है कोई ज़बरदस्ती एक जो है घोर कृत्य किया है। और उसके स्टेटमेंट पर जब उन्होंने उसके बाद 9 तारीख को दोबारा वो लड़के महिला को फ़ोन करते हैं कि आप हमें 6,000 रुपीज़ दे दीजिए वरना हम आपके बच्चों की जान खतरे में है। तो इस पर महिला ने ये सारी बातें अपने पति को बताई। वो पति ने उन्हें कहा कि आप पुलिस स्टेशन हमीरपुर में रिपोर्ट दर्ज करें, जिस पर जो है ये एक अभियोग पंजीकृत 376D 506 IPC के तहत जो है पुलिस स्टेशन सदर हमीरपुर में दर्ज किया गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और अभी तक एक एक्यूज़ को पकड़ लिया है और जो अभी 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है और दूसरे एक्यूज़ को पकड़ने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर जिला में पड़ रही प्रचंड गर्मी के कारण जिले के लोग वायरल फीवर की चपेट में आना शुरू हो गए हैं। वायरल फीवर की चपेट में अधिकतर बच्चे हैं। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्रीय अस्पताल में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पहले रोजाना 80 से 100 मरीज ओपीडी में आते थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 150 मरीज प्रतिदिन हो गई है। हमीरपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में वायरल फीवर और गर्मी के कारण होने वाली बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है और छोटे बच्चे जो वायरल फीवर से ग्रसित हैं उनकी संख्या काफी अधिक है। ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी कतारें देखी गईं और लोग अपना इलाज करवाने के लिए हमीरपुर के क्षेत्रीय अस्पताल पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि हमीरपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में जिला के अलावा साथ लगते इलाकों के लोग भी हर रोज अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचते हैं। गर्मी बढ़ जाने की वजह से बीमार होने वाले लोगों की संख्या में एकाएक इजाफा हुआ है, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन पर भी अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। हमीरपुर के सीएमओ डॉक्टर PR कटवाल ने माना कि गर्मी के बढ़ने से वायरल फीवर और दूसरी बीमारियां ज्यादा हो जाती हैं और इसी के चलते वायरल फीवर के केसेस ज्यादा पाए जा रहे हैं। कटवाल ने कहा कि जैसे ही तापमान बढ़ता है बैक्टीरिया और वायरस ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इसी वजह से इस मौसम में वायरल फीवर की समस्या बढ़ जाती है। हाँ, मौसम से हम इसको बिल्कुल इसका ताल्लुक होता है और आजकल जैसे सभी को पता है कि गर्मी जो है वो ज़्यादा पड़ रही है और आजकल टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो हमारे वायरसेस और बैक्टीरिया जो हैं ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं डिज़ीज़ पैदा करने के लिए, तो वो इन पे अटैक जो है वो जल्दी हो जाता है। तो वो अपने साथ ये तो ये कपड़ों का जो पहनने का जो ढंग है वो शरीर ढका होना चाहिए। बाहर कोई ऐसी चीज़ ना खाएं, जैसे ये ठंडी है, आप टेम्परेचर इतना ज़्यादा है उसके विपरीत आप कोई चीज़ लेंगे कि ठंडी है उसको खा लिया, या फिर और जंक फूड है जिनको खाने के लिए बच्चे ज़्यादातर लालच रहते हैं, तो वो जो है वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है इनके लिए, इन चीज़ों से बचें। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। चंबा मिंजर मेला 2014 की तैयारियों को लेकर चंबा के बचत भवन में तह बाजारी उप समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मेले के दौरान दुकानों की व्यवस्था पर चर्चा की गई ताकि मेले के दौरान व्यवस्था को बनाया रखा जा सके। इस बैठक की अध्यक्षता SDM चंबा बच्चन सिंह ने की।
मिंजर मेला 2014 के आयोजन को लगभग 1 माह का समय ही शेष रहा है। इस मेले की तैयारियों की प्रक्रिया इन दिनों चंबा में शुरू हो गई है। मेले की तैयारियों को लेकर चंबा के बचत भवन में तहबाजारी उप समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता तहबाजारी उप समिति के अध्यक्ष व एसडीएम चंबा बच्चन सिंह ने की। बैठक में उप समिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में मेले के दौरान लगने वाली दुकानों के बारे में चर्चा की गई। एसडीएम चंबा बच्चन सिंह ने बताया कि इस बार तहबाजारी कमेटी द्वारा चगान में लगने वाली दुकानों के लिए ई टेंडर की व्यवस्था की गई है, जिसमें जिला की वेबसाइट पर जाकर बोलीदाता अपना आवेदन कर सकते हैं। मिंजर मेला 2014 की तहबाजारी की आज ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल की मीटिंग हुई। साथ में जो ई टेंडरिंग में प्री बिडिंग करने के इच्छुक लोग हैं उनको साथ यहाँ चर्चा हुई। ई टेंडरिंग एक प्रोसेस क्या है, उसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं और क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, इसके बारे में बताया गया। ये डिसाइड हुआ है कि इस बार जो चौगान नंबर 1, 2 में जो भी हमारे पास जगह उपलब्ध है उसमें ई टेंडरिंग के माध्यम से सभी कार्य करवाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएं, जिसके लिए 16 तारीख से हम ई टेंडरिंग डॉक्यूमेंट बनाकर और 17 तक इसको अपलोड कर देंगे। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार पर नाहन विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाते हुए नाहन से भाजपा के विधायक राजीव बिंदल ने अपना 3 दिवसीय अनशन शुरू कर दिया है। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में भाजपा विधायक ने ऐतिहासिक बड़ा चौक नाहन में अनशन की शुरुआत की। बिंदल इस दौरान मात्र पानी ही ग्रहण करेंगे। बिंदल का कहना है कि उन्हें अनशन का कोई शौक नहीं है, मगर लोगों की समस्याओं को देखते हुए उन्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ रहा है। मूलभूत समस्याओं से नाहन विधानसभा क्षेत्र जूझ रहा है, मगर सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकार पर नाहन विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाते हुए नाहन से भाजपा के विधायक राजीव बिंदल ने अपना 3 दिवसीय अनशन शुरू कर दिया है। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में भाजपा विधायक ने ऐतिहासिक बड़ा चौक नाहन में अनशन की शुरुआत की। विधायक का कहना है कि नाहन शहर पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है। लोगों को दिन रात भारी गर्मी के बीच पानी की चिंता सताती है। यही नहीं, नाहन विधानसभा क्षेत्र के 50% गाँव में आज भी पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसमें सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। बिंदल का कहना है कि नाहन क्षेत्र में पुलों का न बनना एक बड़ी समस्या है। बरसात के दौरान उफनती नदी नाले लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन जाते हैं, जिस कारण लोगों का आना जाना बंद हो जाता है। खासकर मरीजों को ऐसे समय में अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में चेक डैम न बनने के कारण हजारों बीघा भूमि बरसात में बह जाती है, मगर सरकार को इस बात की चिंता नहीं है। सामान्य सी जिज्ञासा हर किसी के व्यक्ति के मन में रहेगी कि अनशन क्यों। किसी को कोई शौक नहीं है अनशन करने का, परंतु मजबूरी है। नाहन विधानसभा क्षेत्र के नाहन के इस ऐतिहासिक नगर के अंदर बैठे, जहां यहां के हजारों लोगों की सुबह पानी की इंतजार में शुरू होती है, सारा दिन पानी की इंतजार में बीतता है, रात को चिंता रहती है कि सुबह पानी आएगा नहीं आएगा। मन की शांति, सुख, चैन सारा पानी ने छीना हुआ है। गांव के इलाके में जाएं, 30 साल, 40 साल, 20 साल, 50 साल पहले बनी हुई पेयजल योजनाएं, सारे मोटर और पंप हाफते हैं, गर्मी आती है खराब हो जाती है। आज भी इस समय में नाहन विधानसभा क्षेत्र के 50% गांव में पीने का पानी आज के दिन उपलब्ध नहीं है। विधायक का कहना है कि सड़कों की दशा भी परेशानी का सबब बनी हुई है। इस समय नाहन विधानसभा क्षेत्र के 100 गांव अभी भी सड़क सुविधा से वंचित है। सड़कों व पुलों की अधिकारी डीपीआर तैयार नहीं कर रहे हैं, जिसे बजट के लिए स्वीकृति नहीं मिल रही है। विधायक की माने तो इस समय विभिन्न योजनाओं की करीब 60 डीपीआर पेंडिंग पड़ी है। और ये संघर्ष इसलिए है कि हिमाचल के अनेक क्षेत्रों में बहुत अच्छा विकास हुआ है। वहाँ सड़कें भी हैं, पुल भी हैं, सब्जी मंडियां भी हैं, पीने का पानी भी है, सिंचाई का पानी भी है, पर नाहन विधानसभा क्षेत्र को कौन सा ऐसा ग्रहण लगा है। आज लगभग 60 से अधिक
डीपीआर ऐसी हैं जो बनने के लिए पड़ी हैं। डीपीआर बनेगी, सरकार को जाएगी, धन की स्वीकृति होगी, उसके बाद कार्य का निष्पादन होगा। वर्षों लंबा काम है, उसके लिए पिछले 1.5 वर्षों से संघर्ष जारी है। सरकार से आग्रह कर रहे हैं, धन की उपलब्धता कराइए ताकि विकास का काम तेजी से हो। उसी कड़ी के अंदर ये अनशन, ये संघर्ष राजनीति से ऊपर उठ करके, ये संघर्ष किसी राजनीतिक भावना को लेकर के नहीं है, ये संघर्ष जनता के अधिकार का संघर्ष है। क्या 3 विभाग मिलकर के आपसी तालमेल के साथ नाहन में वाटर सप्लाई स्कीम को इंप्रूव नहीं कर सकते? जब पानी नहीं आता तो पानी विभाग बोलता है बिजली नहीं थी इसलिए पानी नहीं आया। जब पानी नहीं आता है तो एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलती है डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है इसलिए पानी नहीं आया। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित युवक ने झूठे मामले के तहत पुलिसकर्मी द्वारा उसके साथ मारपीट का आरोप लगाया है, तो वहीं बिलासपुर डीएसपी का कहना कुछ और ही है। डीएसपी का कहना है कि युवक के खिलाफ जंगल में आग लगाने का मामला दर्ज है और युवक पुलिसकर्मी पर झूठा आरोप लगा रहा है। इन तस्वीरों में आप जिस युवक को देख रहे हैं वह है बिलासपुर जिले के समूह कस्बे का रहने वाला 38 वर्षीय संजीव। संजीव पेशे से एक किसान है और खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। संजीव ने एक झूठे मामले के तहत उनके साथ जबरन मारपीट का आरोप एक पुलिस कर्मी पर लगाया है। संजीव का कहना है कि वे दुकान में सामान लेने गया था, तभी झंडुता चौकी से एक पुलिसकर्मी ने उसे चौकी चलने को कहा और थोड़ी ही दूर जंगल में ले जाकर उसके साथ मारपीट की और उसे वहीं छोड़ दिया। मैं दुकान को गया था जी दाई, फिर एक मेंबर ने थी पहले उसने कूटा मेरे को, फिर पुलिस वाले ने बोले चौकी चलो गई मेरे साथ, फिर जंगल में जाके मेरे को वो मारा करने फेंक दिया चढ़े में। अच्छा, चौकी में नहीं गया हूँ, फिर मेरे को बोलते ने आग लगाई है जंगल में। अच्छा, क्यों आपको ऐसा क्यों कहा उन्होंने और आपको ही क्यों पकड़ा? फिर आग लगाई थे जंगल में। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? मेरे को अकेला था जी, मैं वो भी अकेले थे। अच्छा, कौन सी पुलिस, कहाँ की पुलिस आई थी? झंडुता के। अच्छा, क्यों मारा आपको उन्होंने, क्या कहा? बस ऐसे ही बोला फिर चलो चौकी में नहीं है, मेरे को रास्ते में जंगल में पीटा और मेरे को बोलते ने आग लगाई है फिर। वहीं संजीव के परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले जंगल में आग लगी थी, जिसका आरोप संजीव पर लगा दिया, जिसके बाद झंडुता चौकी से ज्ञानचंद नामक पुलिसकर्मी संजीव को अपने साथ ले गया और उसके साथ जंगल में मारपीट की। जैसे ही इस बात की जानकारी उन्हें मिली, वे संजीव को लेकर बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए पहुँचे। ऐसी जानकारी मिली, मुझे फोन आया मेरी भाभी का, तो तुम्हें इसको देख लो, संजीव मारा पुलिस वाले गई, उसका बहुत बुरा हाल देख लो, दूसरा हालात देख लो। आई अच्छा उसी टाइम दोनों जने माँ पुत्र आई गए दोनों से, अच्छे तरी घर पहुँचे तो दूसरा बहुत बुरा हाल, बुरी मुश्किल पे हैं जी पति बिठा रहा था लेन गया है। क्यों मारा आपके भाई को? एक नहीं जी, हमें पता क्यों मारा, क्यों नहीं मारा। अरे ऐसा हुआ कि मतलब जंगल में लगी थी आग ना, कहीं गाँव में बोल दिया कि इसने लगाई है आग। जैसे मतलब ये दुकान की मतलब एक तरफ गए शाम की तरफ जाके 7 बजे, तो पुलिस वाला मेरा नीचे गया नहीं चलता, उन्होंने बोला कि चल चौकी चलो गई। तो चौकी के बाद मतलब इन्होंने मतलब उसको मतलब ले गया अपने साथ, वहाँ पे पीटा और ऐसा होता कि मामा ने को डंगे से फेंक दिया नीचे जाके। फिर कहीं मतलब मेरे मामा जी है दूसरे, उनको लगा किसी से पता ना कि मतलब वो नीचे किसी ने मारा है अभी उसको जाके। अच्छा, गंभीर रिश्तेदारी है, मतलब सुबह लगा मुझे पता ना क्या है। वहीं इस बारे में जब बिलासपुर डीएसपी प्रताप सिंह ठाकुर से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जंगल में आग लगाने के चलते संजीव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 435 के तहत मामला दर्ज है और अगर इसके साथ किसी पुलिसकर्मी ने जबरन मारपीट की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो ये संजीव कुमार जो है पुलिस के ऊपर जो आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने इनको पीटा है, इस बारे में हम जांच करेंगे। हालांकि हमारे नॉलेज में ये आया है कि झंडुता जो हमारी चौकी है उसके अंतर्गत इसके खिलाफ 435 आईपीसी की धारा के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज है। तो इसमें हम पूरी जांच करेंगे, जो भी सामने आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर हमारे पुलिस के कर्मचारी इसमें दोषी पाए जाते हैं तो भी, अगर ये झूठा आरोप लगाया तो भी ये सारा मामला जो है सामने आ जाएगा। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।
आरबीआई के निर्देशानुसार अब बैंक लोगों की पहुंच से सिर्फ 15 मिनट की दूरी के फासले पर होंगे, ताकि लोगों को बैंक से संबंधित कार्य करवाने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। इसी के मद्देनजर छोटा शिमला में बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पहली शाखा खोली, जिसका उद्घाटन पंचकुला व शिमला के NICT के चैनल पार्टनर रविंदर उज्जवल ने किया। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपने ग्राहकों को घर द्वार पर सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सर्विस शॉपीज खोली जा रही हैं, जिससे लोगों को अपने बैंक से संबंधित कार्य करवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। वीरवार को बैंक ऑफ इंडिया द्वारा छोटा शिमला में एक ऐसी ही छोटी शाखा खोली गई, जहां ग्राहक बैंक से जुड़े तमाम छोटे कार्य करवा पाएंगे। सेंटर का उद्घाटन NICT के पंचकुला व हिमाचल के चैनल पार्टनर रविंद्र उज्जवल ने किया। सिटी चैनल से बात करते हुए NICT के पंचकुला व हिमाचल के चैनल पार्टनर रविंद्र उज्जवल ने बताया कि सेंटर FIP प्रोजेक्ट के तहत खोले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि RBI के निर्देश हैं कि ग्राहकों से बैंक सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर होने चाहिए और अपने ग्राहकों को घर द्वार पर सुविधा मुहैया करवाने के लिए ये शाखाएं खोली जा रही हैं। उन्होंने इस बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। बैंक ऑफ इंडिया की जो हमें ब्रांच है, जो ये हम खोल रहे हैं, ये एक कियोस्क बैंकिंग के अंतर्गत जो FIP विलेजेस या FIP प्रोजेक्ट के अंदर हम खोल रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि भी जो कस्टमर बैंक तक नहीं पहुंच पाते हैं, हम उन तक अपना एक सर्विस सेंटर खोलते हैं, जिससे कि भी वो कम्प्लीटली अपनी सर्विसेज वो बैंक में ना जाके एक छोटे से लोकेशंस में पूरा का पूरा सारी फैसिलिटी हम यहीं पे उसको प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि उसको जो टाइमिंग जो कंज्यूम होता है बैंक में जाने के लिए वो उसका बच जाए और पूरी तरह से अपनी रेगुलर बैंकिंग वो कर सके। कियोस्क बैंकिंग का जो मॉडल है ये RBI के गाइडलाइंस के अंतर्गत आता है। इसमें ये गाइडलाइंस है कि भी आज के टाइम पे किसी भी कस्टमर से 15 मिनट की दूरी पे बैंक नहीं होना चाहिए। इस करके हम ये छोटे छोटे कियोस्क सेंटर खोलते हैं। शाखा प्रबंधक RS चौहान ने बताया कि जल्द ही ये सेंटर बनूटी और तारादेवी के साथ साथ अन्य इलाकों में भी खोले जाएंगे। जनता को हम ये बताना चाहेंगे कि ये हमारा सबसे पहला सेंटर है जो NICT की तरफ से खुल रहा है। इसमें छोटे और छोटे किस्म के लोगों को, मान लो अगर कहीं ब्रांच में जाने का अगर समय नहीं मिलता है, अगर ब्रांच में जाने की उनको समय नहीं मिलता और उनको अपना कार्य बैंक का इधर ही इसी शाखा में हो सकेगा, ये हम लोगों का ये प्रयास है। और इसी तरह के हम 2-3 सेंटर और भी शिमला में खोल रहे हैं, एक बनूटी में और एक तारादेवी में, और इससे उस इलाके के लोगों को इस तरह की बैंकिंग की सुविधाएं हम लोग प्रदान कर पाएंगे आने वाले समय में। सिटी चैनल से बात करते हुए लोगों ने भी बैंक द्वारा खोली गई इस शाखा को काफी सराहा। यहाँ पे जो ये सुविधा दी जा रही है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, इससे बहुत फ़ायदा होगा जनता को। वैसे यहाँ पे और भी बैंक्स हैं, बट इस एरिया में जो यहाँ छोटा शिमला तिब्बतियन मार्केट से जो नीचे एरिया पड़ता है, इसमें कोई बैंक की कोई ब्रांच नहीं है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी फ़ायदा होगा। अब ये डिपेंड करता है सर्विसेज पे, बैंक ऑफ इंडिया किस तरह की सर्विसेज देता है। और वैसे तो इनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, बट फिर भी आने वाले टाइम में जो सेविंग के लिए लोगों को सेविंग अकाउंट्स, छोटे छोटे अकाउंट्स खोलते हैं या शॉपकीपर्स हैं जिनके करंट अकाउंट्स हैं, थोड़ी उनको ऊपर जाना पड़ता है, मेन मार्केट में दूर जाना पड़ता है, तो यहाँ पे नज़दीक होने से लोक मित्र केंद्र में काफ़ी बेनिफिट होगा। जो ये आज बैंक की ब्रांच यहाँ ओपन हुई है, सबसे बड़ा फ़ायदा तो टाइम सेविंग है। पहले हमको कोई भी काम करने के लिए मॉल पे जाना पड़ता था, लेकिन अब छोटा शिमला में ही हम अपने पैसे डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, और यहाँ पर हम अपना 0 बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसी को यहाँ से ऑपरेट भी कर सकते हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शिमला में UNID द्वारा अर्ली वार्निंग सिस्टम पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर नगर निगम सहायक आयुक्त नरेश ठाकुर ने कहा कि कार्यशाला में आपदा प्रबंधन के विभिन्न विभागों की सहभागिता के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा शिमला शहर में आपदा संबंधित सर्वे किया गया है, जिसके बारे में भी कार्यशाला में जानकारी दी गई। ये एक UNDP के सौजन्य से आधे दिन की एक वर्कशॉप रखी गई थी,
जिसमें कि उन्होंने कंसल्टेंट तरु जो है हायर किया था, जो शिमला शहर में जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो प्रेजेंट है, जो अभी हाल में अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसको उसने स्टडी किया, क्या इसमें खामियां हैं, क्या अच्छे चीज़ें हैं, इसके बारे में अपनी राय रखी और फ्यूचर में कैसे काम करना है इसके बारे में बताया। इसमें जितने भी विभाग जो है शिमला में कार्यरत है, जैसे कि पुलिस है, फायर है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, IMD है, जितने भी स्टेक होल्डर विभाग है, सभी के अधिकारी यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपने अपने इनपुट्स दिए हैं कि जो हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसमें कैसे जो है सुधार किया जा सकता है, ताकि भविष्य में अगर कोई जो प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे लड़ने के लिए हम सक्षम हों। अभी तो वैसे तरुण ने जो है अपनी प्रेजेंटेशन जो है UNDP को देनी है, अभी जो है कि इसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं थी। जैसे ही फाइनल रिपोर्ट आएगी तो हम बोल सकते हैं कि इस पे किस निष्कर्ष पे निकला जा सकता है। अभी हमारे सिर्फ एक कंसल्टेटिव मीटिंग थी कि सारे विभाग जो है इसके बारे में क्या सोचता है और हमारा कंसल्टेंट इसके बारे में क्या सोचता है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल पुलिस द्वारा लोगों की सुरक्षा के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में पुलिस विभाग द्वारा शिमला के रिज मैदान पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्राप्त धन को रेड क्रॉस सोसाइटी को प्रदान किया जाएगा। रिज मैदान पर आयोजित इन मनोरंजक कार्यक्रमों में पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी खूब आनंद ले रहे हैं। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस विभाग द्वारा रिज मैदान पर लोगों के मनोरंजन के लिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाली जीप चलाई जा रही है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानी भी राइडिंग का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। पुलिस विभाग द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 14 जून तक चलेगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो धन एकत्रित होगा उसे रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस के कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल सर्विसेज DSP सुरेश चौहान ने इन कार्यक्रमों की जानकारी दी। आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इस साल भी हम लोग रेड क्रॉस मेले के उपलक्ष्य में इसका आयोजन करेंगे। इसमें जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो सारा रेड क्रॉस सोसाइटी को जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। पुलिस विभाग जादू की जीप, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली जीप है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति से 20 रुपये चार्ज किए जाते हैं, जिसमें 5 मिनट का राइड है। इसका वो भी पैसा 12, 13, 14 3 दिन के लिए आयोजन किया गया है। जो भी इसका पैसा इकट्ठा होगा वो हमें डिस्ट्रिक्ट। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा का प्रचार किया जाएगा। ये जानकारी परिवहन मंत्री GS बाली ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के राष्ट्रीय एवं राजमार्गों में रोड सेफ्टी हेतु होर्डिंग स्थापित किए जाएंगे। होर्डिंग्स के माध्यम से दुर्घटनाओं से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान परिवहन मंत्री GS बाली ने कहा कि प्रदेश के राष्ट्रीय एवं राजमार्गों पर रोड सेफ्टी हेतु होर्डिंग स्थापित किए जाएंगे और इनके माध्यम से दुर्घटनाओं से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा और इस कार्य के लिए रोड सेफ्टी काउंसिल का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि थलौट की घटना बेहद दुखद है। प्रदेश सरकार ने छात्रों के शवों को ढूंढने के लिए व्यापक अभियान चलाया हुआ है, जिसके लिए सशस्त्र सेनाओं और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फोर्स की सहायता ली जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक हताहत परिवार को 1,50,000 रुपए प्रति परिवार राहत राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर वर्ष प्रदेश की आबादी के 1.5 गुना पर्यटक आते हैं, जिनमें से 95% पर्यटक सड़क मार्ग के माध्यम से प्रदेश के पर्यटक स्थलों तक पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि इन पर्यटकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। प्रदेश में आने वाली नई परिवहन नीति में सड़क सुरक्षा को सम्मिलित किया जाएगा। बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार इस हादसे के दोषियों को कड़ी सजा देगी। उन्होंने कहा कि इस दुखद हादसे पर कुछ राजनीतिक दल रोटियां सेकने लगे हुए हैं, जो बिल्कुल गलत है। सरकार हताहत परिवारों के साथ है और राहत एवं खोज अभियान युद्ध स्तर पर चलाया गया है। ये फैसला लिया है ये बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को रोड पे होते हुए देख के कि रोड सेफ्टी काउंसिल से मेरा डिपार्टमेंट जो है उसको मैंने
कहा है कि एक रोड मैप दे बना करके, ताकि पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने से एडवाइजरी और गाइडलाइन जो है वो हम लिखें और बड़े बड़े होर्डिंग स्टेट और नेशनल हाईवे पर लगाएं, ताकि जो 90% के करीब टूरिस्ट जो है, 90 से भी ज़्यादा रेदर 95% टूरिस्ट जो है वो बाई रोड आ रहा है हिमाचल में, उनको एक एडवाइजरी मिल सके, क्या उन्होंने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, डूज एंड डोंट, तो ये सारा उसमें लिखा होगा। उसका हम प्रयास कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ जो है हमारी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है जो आने वाली है उसमें भी रिफ्लेक्ट करें। और ये जो मैं एक ही बात कहूँगा, आज छठी डेड बॉडी भी बच्चे की मिली है जो हादसा हुआ है, तो जैसे कि आप लोगों ने पूछा, इसमें राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि इतने बड़े पैमाने पर ये दरिया यहाँ चलते हैं, रिवर जो हमारे, और फास्टेस्ट है, सतलुज फास्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है, ऐसे रावी है, ऐसे ही ब्यास है और रिवर है, तो ये सैकड़ों किलोमीटर का एरिया तय करते हैं और इनको फोर्टिफाई करना जो है ह्यूमनली पॉसिबल इतना नहीं है, और इतने ना ही ऐसा फाइनेंशियल पैसा होता है स्टेट के पास, मगर उसको राजनीतिक ढंग से घुमाना फिराना जो है ये ठीक बात नहीं है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। पालमपुर से कुछ छात्र जिलाधीश सी पालरासू के पास अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। छात्रों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कौशल विकास भत्ता योजना 2013-14 के तहत बेरोजगारों को अपने कौशल में विकास करने के लिए सरकार की ओर से 1000 रुपये प्रतिमाह और विकलांग बेरोजगारों को 1500 रुपये दिया जा रहा है। इस योजना के तहत बेरोजगार 6 माह से लेकर 24 माह तक का प्रशिक्षण अपने मनपसंद केंद्र या संस्था में ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें इस योजना के तहत कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। उन्हें मात्र 2 माह का ही कौशल विकास भत्ता प्राप्त हुआ है। पालमपुर में कुछ छात्र छात्राओं ने जिलाधीश सी पालरासू के पास जाकर कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कौशल विकास भत्ता योजना 2013-14 के तहत बेरोजगारों को अपने कौशल में विकास करने के लिए सरकार की ओर से 1000 रुपये प्रतिमाह और विकलांग बेरोजगारों को 1500 रुपये दिया जा रहा है। इस योजना के तहत बेरोजगार 6 माह से लेकर 24 माह तक का प्रशिक्षण अपने मनपसंद केंद्र या संस्थान में ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें इस योजना के तहत कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये योजना मार्च 2013 में शुरू की गई थी और उस समय विभाग व सरकार द्वारा सभी संस्थाओं को इस योजना के तहत प्रशिक्षण लेने के लिए स्वीकार्य किया गया था, मगर 13 दिसंबर 2013 के बाद विशेष रूप से निजी कंप्यूटर संस्थाओं का भत्ता रोक दिया गया और इन संस्थाओं की इस योजना के तहत नए दाखिलों पर भी रोक लगा दी गई और रोजगार विभाग द्वारा बिना किसी निरीक्षण और मान्यता के बाहर के राज्यों के 5 निजी संस्थाओं की फ्रेंचाइज को विभाग द्वारा इस योजना के लिए स्वीकार्य कर लिया गया। कौशल विकास की तरफ से कोर्स कर रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन अगर हमारी फीस डली उसके बाद जो कौशल विकास भत्ता मिलना है वो बंद हो गया। तो हम 6 मंथ से कोर्स कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी फीस नहीं आ रही है, तो हमारा कोर्स जो रुक रहा है, हमें इंस्टीट्यूट की फीसें देने के लिए पड़ी हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डीसी सर से इस बारे में कंप्लेन करने आए। हम लोग यहाँ पर सर्वा इंस्टीट्यूशन में कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करते हैं और हम लोगों को फीस नहीं मिल रही है। यहाँ पर मार्च के बाद से 3 महीने हो गए हैं। तो आज आप कहाँ आए थे? हम लोग आज डीसी सर के ऑफिस में आए थे इस चीज़ की कंप्लेन करने के लिए। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने डिसीजन लिया कि कल तक वो अपना जो भी होगा वो कर बता देंगे। इस मौके पर जिलाधीश सी पालरासू ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि रोजगार कार्यालय द्वारा निजी कंप्यूटर सेंटरों को कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत कोर्स करवाने की अनुमति देने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष जिलाधीश खुद है। ये कमेटी सेंटरों का निरीक्षण करती है और अगर सेंटर सरकार के नियमों के अनुसार कार्य करते हुए पाए जाते हैं तो सेंटर को कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत सेंटर चलाने की अनुमति दी जाएगी। जो स्किल डेवलपमेंट अलाउंस है उसके अंदर जो असिस्टेंट्स मिलता है सरकार के द्वारा से वो नहीं मिल रहा है। उसमें हमने सुना ध्यान से उनके कुछ समस्या ऐसे है, जो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, उनके जो स्कॉलरशिप है वो हर मंथ डालना वो नहीं डाल पा रहे। उसके कारण ये रहा जो इंस्टीट्यूट हमने ऑथराइज किया, जो स्किल
डेवलपमेंट कोर्स चलाने के लिए, उनका अभी तक परमिशन नहीं मिला। जैसे इस तरीका जो हमारा कांगड़ा जिला में हमारा पास जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है बने हुए, वो हर इंस्टीट्यूट को इंस्पेक्ट करेगी, उसके बाद उनके ऑथराइजेशन दे देगी, परमिट दे देगी। उस तरीका हमारे पास कोई लगभग 100 एप्लीकेशंस आए हुए। अभी तक हमने 9 सेंटर्स को हमने परमिशन दी गई और अभी फ़िलहाल अभी कोई 20-40 इंस्टीट्यूट्स का इंस्पेक्शन हो चुके हैं, वो फाइल आ रहे हैं। क्योंकि पीछे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगे हुए हैं, उसके काम हम नहीं दे पा रहे थे। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। शिमला के रुल्दू भट्टा स्थित एमसी क्वार्टर 12 घर लाइन की हालत खस्ता हो चुकी है, जो कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। यहां रह रहे लोगों का कहना है कि उन्होंने घरों की खस्ता हालत को लेकर कई बार निगम प्रशासन को अवगत करवाया और मुरम्मत की मांग की, लेकिन उनकी इस समस्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। शिमला के रुल्दू भट्टा स्थित एमसी क्वार्टर 12 घर लाइन की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि यहां कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है। इन टूटे फूटे घरों को देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी सालों से इसकी कोई मुरम्मत नहीं हुई। यहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि वे पिछले 10-15 सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके आवासों की कोई भी मुरम्मत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वे कई बार प्रशासन को इस बारे में सूचित कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने कहा कि इन घरों की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि वे कभी भी गिर सकते हैं। यहाँ रह रहे लोगों ने प्रशासन से इन घरों की शीघ्र मुरम्मत करने की मांग की। सरकारी बिल्डिंग है और हमारे सरकारी जो रास्ते हैं ये सब टूटे हुए हैं। 15-20 साल हो गए जो कि आज तक प्रशासन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारा सरकार होसेंट भी काट रही है। हमारे आप कमरे देखो, रहन सहन देख लो कि ये रहने की जगह है या नहीं है। सरकार से बार बार निवेदन करने के बाद भी ये हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा। हम बड़े परेशान हैं, इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहते हैं कि हमारा जो जल्द से जल्द ये काम किया जाए, हमारे मकानों की रिपेयर वगैरह की जाए, हमें रास्तों की सुविधा दी जाए। हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं अगर आप हमारा इतना काम करवा देंगे। बड़े टाइम से हम यहाँ पर रह रहे हैं, कम से कम 15-20 साल हो गए रहते हुए। आज तक इसका कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर। और देखो आप हाल देखो यहाँ के कैसे बिल्डिंग के टूटी हुई है सारी बिल्डिंग का सत्यानाश हो गया हुआ। रोडें गिरती है इसमें से, देखो छते छुटे सारे में से पानी आता है और अंदर हाल देखो जाकर सब ऐसी है। अपने एरिया का नाम 20 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ रुल्दू भट्टा में, और जब से कोई रिपेयर कोई यूज नहीं है। टांग भी कट गई मेरी, पर इस बिल्डिंग की रिपेयर नहीं हुई है। बहुत ही हमें कोई वो नहीं है, हमें चाहिए भी थोड़ा बहुत अगर काम कराना ही है घरों में तो ढंग से कराए, नहीं तो ना कराए। बहुत जी यही मांग करते भी हाँ भी नालियों की लैट्रिन बाथरूम और ये देखो बिल्डिंग की रिपेयर। और देखो हम काफ़ी सालों से इधर रह रहे हैं, हमारी बिल्डिंगों का हाल देखो क्या हाल हो रहा है। इसकी कोई रिपेयर नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चे घूमते रहते हैं हमारे, देखो क्या हाल है इधर। कुछ तो हमारी सुविधा होनी चाहिए इधर, ये नहीं होनी चाहिए। सरकार से हम इसीलिए बोलते हैं, बार बार हर बार ही बोलते हैं, पर सरकार हमारी को सुन ही नहीं रही है। क्या करना है, खाते हैं बरसातें लगेंगी, इसमें जान मान का खतरा है, बिल्डिंग गिर भी सकती है, सारा पानी इधर ही आता है। इसके जिम्मेवार किसको ठहराते हैं? जिम्मेवार कौन होएगा? सरकार ही होएगी ना। लक्कड़जार रुल्दू भट्टा शिमला 12 घरों की लाइन एमसी क्वार्टर। बाकी नाम यहाँ पे काम चल रहा है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, 12 घरों की लाइन। यहाँ पे काम ढंग से पूरा नहीं हो पा रहा। यहाँ पे लाइट वगैरह भी इतनी होनी, पानी वगैरह की बड़ी तंगी है, और ये ढंग से रिपेयर वगैरह नहीं। बिल्डिंग बहुत पुरानी है, ये कभी भी गिर सकती है, किसी जान को खतरा आ सकता है। ऊपर से मंदिर में जो पेड़ है ये भी कभी भी बिल्डिंग पर आ सकता है। इस बारे में जब नगर निगम के सहायक आयुक्त नरेश ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने इस मामले की अनभिज्ञता जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की सूचना मीडिया द्वारा मिली है। नरेश ठाकुर ने कहा कि इस मामले में जल्द ही छानबीन कर मुरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा। घर की लाइन में हेल्थ डिपार्टमेंट जो हमारा एमसी शिमला है उससे कुछ क्वार्टर्स हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला समय समय पर जो हमारे आवासीय जो घर हैं, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, उनकी रिपेयर और मुरम्मत करते रहते हैं।
ये 12 घर की लाइन की जो आप बात कर रहे हैं, अभी तक मामला मेरे संज्ञान में नहीं था। आपके के थ्रू जो है मुझे पता लगा है कि ऐसे वहाँ पे कोई रिपेयर की दरकार है या फिर कोई कुछ ठेकेदार को काम अवार्ड हो गया है, बट जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके डिमांड के मुताबिक नहीं है। तो इस मामले पे जो है छानबीन की जाएगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी इनके रिपेयर के मामले में वो की जाएगी। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। शिमला के गेयटी थिएटर में समय समय पर विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में गेयटी थिएटर में फोटोग्राफर सिद्धार्थ पांडे द्वारा दूसरे के प्रतिबिंब में शिमला का रूपायन छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी 15 जून तक चलेगी। शिमला के गेयटी थिएटर में छायाचित्र प्रदर्शनी दूसरे के प्रतिबिंब में शिमला का रूपायन का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी फोटोग्राफर सिद्धार्थ पांडे द्वारा लगाई गई है, जो 15 जून तक चलेगी। इस छायाचित्र प्रदर्शनी में शिमला और ब्रिटेन के स्थानों का तुलनात्मक प्रदर्शन किया गया है। वहीं इस प्रदर्शनी में शिमला के प्राकृतिक और निर्मित स्थान भी प्रदर्शित किए गए हैं। फोटोग्राफर सिद्धार्थ पांडे ने इस छायाचित्र प्रदर्शनी के बारे में जानकारी दी। फोटोग्राफी सीखी नहीं है, मेरा शौक है। वैसे मैं राइटर हूँ और रिसर्चर हूँ और मैंने 4-5 साल हो गए एक्चुअली फ़ोटोज़ खींचते हैं मुझे। ये मेरी 3rd एग्जीबिशन है और फर्स्ट एग्जीबिशन मैंने एक इंग्लैंड में लगाई थी और सेकंड शिमला में, और ये मेरी 3rd एग्जीबिशन। 11 से लेकर 15 तक, अभी 2-3 दिन और 15 जून तक चलेगी, 7 बजे शाम से। मेरे लिए तो सारी मेरी सबसे, मेरे को लगता है मेरी सबसे अच्छी फ़ोटोज़ हैं। मेरे लिए तो सारी खास है, बट जो मैंने दर्शाने की कोशिश की हुई है, इसका नाम ये है, टाइटल ये है दूसरे के प्रतिबिंब में शिमला का रूपायन। इसमें बस मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि शिमला का जो जन्म है, शिमला का रूपायन है, शिमला का आर्किटेक्चर जो है वो कहाँ से जन्मा। और जब अंग्रेज यहाँ आए थे 150-200 साल पहले, तो उनको अपने घर की, इंग्लैंड की बहुत याद आ रही थी। तो इसलिए उन्होंने जो इंग्लैंड का आर्किटेक्चर था वो सारा का सारा यहाँ बनाया। इसलिए जब मैं इंग्लैंड पढ़ने गया तो मेरे को वहाँ शिमला का काफ़ी ज़्यादा कंपेरिजन देखा। जब मैं शिमला में होता तो मेरे को इंग्लैंड का काफ़ी कंपेरिजन रहता है। यही चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश की इस एग्जीबिशन में, एक शिमला की फ़ोटोग्राफ और एक इंग्लैंड की फ़ोटोग्राफ रख के, कि कहाँ से शिमला के किस किस आर्किटेक्चरल डिटेल का इन्फ्लुएंस है, इंस्पिरेशन है, ये दिखाने की कोशिश की है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। भाषा एवं संस्कृति विभाग और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के संयुक्त तत्वावधान में एकजुट थिएटर ग्रुप मुंबई द्वारा शिमला के गेयटी थिएटर में नाट्य प्रस्तुतियों का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाली इन नाट्य प्रस्तुतियों में पहले दिन नादेरा जाहिर बब्बर द्वारा निर्देशित नाटक ये है बॉम्बे मेरी जान नाटक का मंचन किया गया। इस मौके पर रामपुर के विधायक नंदलाल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। शिमला के गेयटी थिएटर में वीरवार को ये है बॉम्बे मेरी जान नाटक का मंचन किया गया। एकजुट थिएटर ग्रुप मुंबई द्वारा भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश और सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के सहयोग से नाटक का मंचन किया गया। ये नाट्य प्रस्तुति 2 दिनों तक चलेगी, जिसमें पहले दिन ये है बॉम्बे मेरी जान नाटक का मंचन किया गया। नादिरा जाहिर बब्बर द्वारा निर्देशित नाटक में बॉम्बे शहर के बारे में दर्शाया गया। मधुबन मेरा अधिकार मधुबन हेलो भाभी साहब, हमने आपका फोन नहीं काटा। अच्छा ठीक है, हम कह देंगे। अरे हद है यार, जिसे देखो हमें बुरा भला कहता रहता है। एक तो इनके रात पर लगाए जैसे खराटे सुनो, ऊपर से ये सब। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बेगम उठ जाओ भाई, सुबह हो गई है। अरे दादा, ये आपका फोन सोने कहाँ देता है? साला जितना स्ट्रगल तुम सोने के लिए करता है, उतना अगर काम के लिए किया होता तब तक कुछ बन गया होता यार। हमारा अगरबत्ती लाए हो? वही रखिए मंदिर के पास। है? मंदिर के पास रखिए। दिन भर औंधा पड़ा रहता है कि नहीं कि सुबह सुबह उठकर कुछ कसरत वसरत कर ले। इस मौके पर नाटक की निर्देशिका नादेरा जाहिर बब्बर ने कहा कि वे पिछले 44 वर्षों से रंगमंच से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि वे रंगमंच की कार्यशालाएं भी चलाती है। नादेरा ने कहा कि बॉम्बे ड्रीम सिटी है और यहाँ युवा देश भर से अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं। उन्होंने अपने नाटक ये है बॉम्बे मेरी जान में यही दिखाने का प्रयास किया है। मैं 44 साल से रंगमंच कर रही हूँ अपने देश के लिए
मेरा नया नाटक है, यह है बॉम्बे मेरी जान, जो लेके मैं शिमला आई हुई हूँ। मैंने 11 मूल नाटक लिखे भी हैं हिंदी में और काफ़ी कामयाबी से मैं अभिनय की कार्यशालाएं भी चलाती हूँ। यही मेरा काम है, यही मेरी कला है, यही मेरी पहचान है। आज जो नाटक लिख रहा है इसमें क्या खास रहा है? इसकी खासियत यह है कि बॉम्बे शहर के बारे में है। जैसे पूरे हिंदुस्तान से नौजवान बॉम्बे आते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए, इसको एक ड्रीम सिटी कहा जाता है, उस तरह से है और वही मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल।